सबसे पहले तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पढ़ रहे थे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जिसमें आपका टॉपिक था अपभ्रंश की ध्वनियाँ और उनका वर्गीकरण। ध्वनियों के बारे में हमने परिभाषाएं और उनका प्रकार देख लिया था। आज हम ध्वनियों का वर्गीकरण देखेंगे। ये टॉपिक आपके यूजीसी नेट सेकंड पेपर हिंदी का इकाई पहला हिंदी भाषा व उसका विकास में ये टॉपिक आया हुआ है। इसके बाद भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जो कि आपके यूपी हायर किसी भी स्टेट के हायर एजुकेशन में जो हिंदी का पार्ट रहता है उसमें ये टॉपिक लगा हुआ है और हिंदी व्याकरण से ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं। अपभ्रंश की ध्वनियाँ। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपभ्रंश की ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से किया है। स्वरों में इन्होंने कुल 10 स्वर को रखा हुआ है, जिसमें से ह्रस्व स्वर अर्थात लघु स्वर जो हैं अ ई उ ए आओ, ठीक, अ ई उ ए ओ, और दीर्घ स्वर में अर्थात गुरु में अ ई उ ए और ओ आती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इनका वर्गीकरण है। आगे बढ़ते हैं हम। व्यंजन ध्वनियाँ। ठीक, ये देखिए वर्गीकरण हमारा ये मध्यकालीन आर्य भाषा के अपभ्रंश ध्वनियों के प्रकार से है। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के प्रकार नहीं है ये। तो यहाँ पे देखिए मध्य अपभ्रंश भाषा की ध्वनियों में व्यंजन किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया था। कुल 30 व्यंजन को वर्गीकृत किया गया था। कंठ में क ख ग घ आते हैं। तालव्य में आपके आते हैं च छ ज झ। मूर्धन्य में आते हैं ट ठ ड ढ अड़। दंत में आता है त थ द ध, और न जो है कि पूर्वी अपभ्रंश में आता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पूछेगा यही कि न किस अपभ्रंश में आता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ओष्ठ में आते हैं प फ ब भ म। अंतस्थ में है य र ल व, और श जो है बड़ा सांप का पूर्वी अपभ्रंश में आता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोनों हैं और इन दोनों को आप जरूर याद रखिए। उष्म व्यंजन में है श और ह। अभी ये ध्वनियों का विभाजन हुआ है आपका अपभ्रंश ध्वनियों का वर्गीकरण के अनुसार। वर्तमान में उष्म व्यंजन में आपका श और स ये आते हैं। ठीक, आगे बढ़े हम। कुल 30 व्यंजन हैं। आगे है यहाँ पे अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1 विशेषता है अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। ठीक, उकार बहुला इसे कहा गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहला ही टॉपिक इसका। क्या कहा गया है कि उकार बहुला है। अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग हो रहा था। ठीक है, परसर्गों अर्थात प्रत्ययों का प्रयोग हो रहा था। अपभ्रंश में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उभयलिंग इसमें नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रश्न ऐसे आता है कि अपभ्रंश की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर आपको सभी विशेषता याद होनी चाहिए। अवहट अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि अपभ्रंश किसका परवर्ती रूप है, तो पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि अवहट किसका परिवर्ती रूप है, तो अपभ्रंश का ही परिवर्ती रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, ठीक, इनके अनुसार अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं के बीच की कड़ी को ही अवहट्ट कहा जाता है। तो प्रश्न यहाँ ये बनेगा कि अवहट्ट की परिभाषा सुनीत कुमार चटर्जी ने इसमें से क्या दी है, तो अपभ्रंश और आधुनिक भार्य आशाओं के बीच की कड़ी इसको माना है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर में ग्रंथ में किया है। ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक, आया हुआ प्रश्न है यूजीसी नेट। ठीक, और ये आपके पीजीटी और टीजीटी सभी विभागों में ये प्रश्न आया हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं।
यहाँ से हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। हमारा टॉपिक अगला है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसके पहले हम क्या पढ़ चुके थे? प्राचीन आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की क्या विशेषताएं यहाँ पे हम देखेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ठीक, किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर A.F.R. हार्नले ने 1880 में किया था। ठीक है, इन भाषाओं का जो वर्गीकरण हुआ था वो किसने किया था? डॉक्टर R.F.R. हार्नले ने किया था 1880 में। डॉक्टर हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कुल कितने वर्गों में बांटा है? कुल 4 वर्गों में विभाजित किया था। यहाँ पर उनका विभाजन इस प्रकार से है। पूर्वी गौड़ियन भाषा, ठीक, इसमें पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी, उड़िया आती है। मानचित्र के अनुसार आप देखेंगे तो यही सब आएगा पूर्वी हिंदी में। पश्चिमी गौड़ियन भाषा में आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी। और उत्तरी गौड़ियन में आती है गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी क्षेत्रों की भाषाएं हैं। और दक्षिणी में केवल मराठी ही आती है। और ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक, दक्षिणी गौड़ियन में कौन सी भाषा आती है? तो ये UGC का आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस पुस्तक से कितने प्रश्न हमारे आते हैं सभी कंपटीशन एग्जामों में। डॉक्टर हार्नले के अनुसार जो आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में थे भारतीय आर्य कहलाएं। ठीक, और जो चारों ओर फैले थे वो बाहरी आर्य कहलाएं। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 1 तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज लंदन इंस्टीट्यूशन भाग 1 खंड 3 1920 में अपना पहला वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने किन किन बुकों में प्रस्तुतिकरण किया, यहाँ पर पूरा इनका नाम दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया था? बाहरी उपशाखा के अंतर्गत उत्तरी पश्चिमी समुदाय में लहदा और सिंधी को रखा था। और दक्षिणी समुदाय में केवल मराठी इन्होंने भी रखा। पूर्वी समुदाय में इन्होंने उड़िया, बिहारी, बांग्ला और हमारे आते हैं असमिया। ठीक, पूर्वी समुदाय में इन्होंने रखा था। तो आप इनको मानचित्र मैप के अनुसार याद कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। भारतीय उपशाखा में केंद्रीय समुदाय में पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भिरनी और खानदेश तथा राजस्थानी भाषाओं को रखा गया था। तो ये वर्गीकरण जॉर्ज गियर्सन के अनुसार है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहाड़ी समुदाय में पहला था पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली और मध्य या केंद्रीय पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। आगे हम बढ़ते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, ये इनका प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना ध्वनिगत एवं व्याकरणगत आधारों पर करते हुए अपना वर्गीकरण जो किया था किस प्रकार से किया था। तो यहाँ पे देखिए ये जो टॉपिक है उद्दीच्य, प्रातीच्य, मध्य देशी भाषा और प्राच्य भाषा और दक्षिणात्य, ये UGC नेट हायर में पूछे जाते हैं। प्रश्न ये आया था कि मध्य देशी भाषा में किसको रखा गया था? तो पश्चिमी हिंदी को रखा गया था। तो उद्दीच्य में सिंधी, लहदा, पंजाबी, प्रातीच्य में राजस्थानी, गुजराती और मध्य देशी में पश्चिमी है। प्राच्य में पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला। दक्षिणात्य में केवल मराठी। इस प्रकार से ये वर्गीकरण डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार कंप्लीट हुआ है। आगे दिया है डॉक्टर धीरेन्द्र ने डॉक्टर चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार करते हुए अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, उसमें संशोधन किया। क्या किया? उद्दीच्य में सिंधी, लंदा और पंजाबी को रखा। प्रातीच्य में केवल गुजराती को रखा। प्रातीच्य से यहाँ तात्पर्य पश्चिमी है। ठीक, पश्चिमी। तो यहाँ पे और मध्य देशी में उन्होंने राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी को रखा था। और यहाँ पे प्राच्य में इन्होंने रखा उड़िया, असमिया और बांग्ला। और दक्षिणात्य में मराठी को इन्होंने रखा था। ठीक, इस प्रकार से अलग अलग आलोचकों, रचनाकारों के अनुसार इस प्रकार से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं।
डॉक्टर सीताराम चतुर्वेदी ने संबंध सूचक परसर्गों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जो कि निम्न है। ठीक, डॉक्टर सीताराम चतुर्वेदी, ये इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी इनको हमको पढ़ना जरूरी है। तो क में उन्होंने क्या किया था कि हिंदी, पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी। दा में इन्होंने रखा था पंजाबी, लहदा। जो में रखा था सिंधी, कच्छी। और नो में गुजराती। और एर में बंगाली, उड़िया और असमिया। इन सबको इन्होंने रखा था। ठीक है, परसर्गों के अनुसार इन्होंने इसका संबंध सूचक का वर्गीकरण किया था। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया था और इससे प्रश्न बनते हैं। अपभ्रंश व आधुनिक आर्य भाषाएं। ठीक, आधुनिक भाषाएं, अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं का संबंध किस प्रकार से सौर श्रेणी में मध्यवर्ती आती है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ठीक है, तो आप देखिए एक प्रकार से इनका मैप, जब आप इंडिया का मैप देखते हैं जो ऐसे बना हुआ, इधर इस तरफ पूर्वी भाग होता है, इधर जब आएंगे तो इधर राजस्थानी है, पश्चिमी धरातल है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, मतलब यहाँ से पश्चिम से होते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में ये भाषा चली आती है। मागधी पूर्वी है, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी में पूर्वी, मध्य पूर्वी है, पूर्वी हिंदी है, महाराष्ट्री दक्षिणी में आती है मराठी। ब्राचड़, ठीक है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि ब्राचड़ पैसाची में कौन सी भाषा आती है। तो सिंधी, लहदा और पंजाबी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लें, बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगला है डॉक्टर हरदेव बहारी ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया था। यहाँ पे देखिए इस प्रकार हुआ है, हिंदी वर्ग में और हिंदीतर। ठीक, हिंदीतर मतलब अहिंदी वर्ग, यहाँ पे अहिंदी वर्ग है जो कि पूछा जाता है। मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंदी की उपभाषा क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी, ये क्या है, हिंदी की उपभाषाएं हैं। इसमें आता आपका है मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी में उत्तरी नेपाली आती है। ठीक, और हिंदी और पूर्वी हिंदी, बिहारी, इन सब में क्या है, पश्चिमी, पंजाबी, सिंधी और गुजराती आती है। दक्षिणी में आता है सिंहली, मराठी। पूर्वी में उड़िया, बांग्ला और असमिया, अर्थात ये राज्य जहाँ जहाँ स्थित है वहाँ की पूर्वी भागों में ये सब भाषाएं आती हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विशेषताएं। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत सिंधु से है। सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती है। सिंधी की मुख्यतः 5 बोलियां हैं, बिचोली, सिराइकी, थरेली, लासी और लाड़ी। बिचोली भाषा को पूछा गया है एग्जाम में। सिंधी की अपनी लिपि का नाम लंडा है, किंतु यह गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो सिंधी लिपि को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, फारसी और गुरुमुखी, ये इंपॉर्टेंट याद करने वाली बात है। लहदा शब्द का अर्थ, ठीक है, ब्राचड़ भाषा के अंतर्गत जो आता है, तो लहदा शब्द का अर्थ है पश्चिमी। इसके अन्य नाम पश्चिमी पंजाबी, जटकी, मुल्तानी, हिंदकी, चिभाली और पोठवारी आदि है। लहदा की भी सिंधी की भांति अपनी लिपि लंडा है, जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की एक उपशाखा है। प्रश्न ऐसे आते हैं कि शारदा लिपि की एक उपशाखा क्या है, तो ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर इसका आपका लहदा की एक सिंधी भांति की अपनी लिपि लंडा जो है, इसका ये उत्तर सही है। पंजाबी शब्द पंजाब से बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखिए राज्य के अनुसार ही शब्दों के नाम रहते हैं, अर्थात भाषाओं के नाम रखे गए हैं। इस प्रकार से भी आप इसके उत्तर को याद कर सकते हैं, जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। ठीक है, 5 नदियों का देश। आगे हम बढ़ते हैं। पंजाबी की अपनी लिपि लंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुख लिपि बनाई। ठीक, गुरुमुख लिपि किसने बनाई थी, गुरु अंगद ने। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात मिल गई। पंजाबी की मुख्य बोलियां माझी, डोगरी, दोआबी और राठी है। ठीक, वहाँ के स्थानों के नाम के अनुसार। गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध गुर्जर जाति से है।
गुर्जर प्लस त्रा प्लस गज्जरता प्लस गुजराती। ठीक, इस प्रकार से इसका नाम कैसे रखा गया ये वर्गीकरण आता है। और ये आया हुआ प्रश्न है यूजीसी नेट का कि ऐसे ही शब्दों का हेर फेर करके कह दिया कि बताइए गुजराती भाषा का नामकरण किस प्रकार से है। तो यहाँ पर गुर्जर त्रा गज्जरता गुजरात, इस प्रकार से इसका संबंध है। गुजराती लिपि की अपनी है, गुजराती की अपनी लिपि है जो गुजराती नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखा जाता है, इसमें शिरोरेखा नहीं लगती है। अब देखिए शिरोरेखा क्या होता है। जैसे हम लिखें यहाँ पे भाषा, ठीक, भाषा लिखें और ये ऊपर जो लाइन जाती है यही होती है शिरोरेखा, इसको शिरोरेखा कहते हैं। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि कौन सी लिपि में शिरोरेखा नहीं लगती है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है। तो किस में नहीं लगती है? गुजराती लिपि में शिरोरेखा नहीं लगती है। और कैथी भाषा में भी, ठीक है, जो कैथी भाषा है, कैथी लिपि है, उसमें भी नहीं लगती है। तो मराठी महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है, इसमें प्रमुख बोली कोंकणी, नागपुरी, महारी आदि आती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और आती कोष्ठी। मराठी की अपनी लिपि देवनागरी है, किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। बांग्ला संस्कृत शब्द बंग प्लस आल प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ देख लीजिए, अगर प्रश्न आया कि बांग्ला में क्या प्रत्यय है तो अधिकतर लोग ल ही लगा के आएंगे निशान। तो यहाँ पे देखिए आल प्रत्यय है। ठीक, आल प्रत्यय। इस प्रकार से एक प्रश्न और तैयार हो गया। यह बंगाल प्रदेश की भाषा है। नवीन यूरोपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव बंगला भाषा और साहित्य पर पड़ा था। ठीक, बंगला प्राचीन देवनागरी लिपि से विकसित बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर हमने गुजराती, बांग्ला, महाराष्ट्री भाषा देख ली। अब हम बढ़ते हैं असमिया। असमिया असम प्रदेश की भाषा है जिसकी मुख्य बोली बिष्णुपुरिया है। असमी की अपनी लिपि बंगला है। उड़िया, ये सटा हुआ राज्य है बंगाल से, तो यहाँ की लिपि यही रहेगी। उड़िया प्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान उड़ीसा की भाषा है। इसकी प्रमुख बोली गंजामी, संभलपुरी, भत्री है। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है कि संभलपुरी कहाँ की बोली है। ठीक, कहाँ की भाषा है? तो कहाँ की भाषा है संभलपुरी? तो उड़िया की, अर्थात उड़ीसा की। तो इस प्रश्न को आप जरूर नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है इसमें टॉपिक, उड़िया भाषा बंगला से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित हुई है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न ये बनता है कि जो उड़िया भाषा है उसकी जो लिपि है वो किस लिपि से विकसित हुई थी। तो किस लिपि से विकसित हुई थी? तो ब्राह्मी लिपि से। ठीक, ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले के जो वीडियो बने हैं, लगभग 5 वीडियो बन चुके हैं अब तक, आप उनको देख सकते हैं और अपनी हिंदी भाषा एवं विकास के टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।